हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी रस 01 में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एम लक्ष्मीकांत की बुक को पीडीएफ के रूप में, जो जिसका शीर्षक है भारत की राज्य व्यवस्था। और ये सभी जितनी भी सिविल सेवाएं और कुछ कैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत यूजफुल रहती है ये बुक। ये समझ लो कि अगर ये बुक किसी ने कर ली, अच्छी तरह से कर ली, ईमानदारी के साथ, तो वो किसी भी पॉलिटी के एग्ज़ाम में नहीं रह सकता, निश्चित ही वो हर जगह सफलता पाएगा। तो मैंने आज ये सोचा है कि मैं इस पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की बुक है, इसको पीडीएफ के रूप में बना करके कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करूँगा, और जितनी भी क्लासें होंगी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने जो इसकी पीडीएफ बनाई है इसमें टोटली पेज 1626 हैं। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से लगता है, ये 1 महीना तो मान ही लो, इतने में तो इतनी तो चलेगी ही। 1 घंटे 2 घंटे या 30 मिनट जितने की भी टाइम की क्लास होती है उतने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा की होती है तो ज़्यादा की भी कोशिश करूँगा। आप सभी इसे लगन से देखना, अच्छे से देखना, कोई कमी लगे, महसूस हो कोई कमी, तो तुरंत उसे कमेंट बॉक्स में भेजना, और बार बार इसे रिवाइज करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलना, कमेंट बॉक्स में भी भेजना। कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो सुधार के बारे में भेजना। तो अब मैं इस सीरीज़ की पहली क्लास स्टार्ट करता हूँ आज। देखते हैं क्या कैसा होता है, क्या रिजल्ट रहता है, क्या कमियाँ होती हैं, क्या खूबियाँ होती हैं। तो ये मेरी आज पहली क्लास है। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले, इस पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या कहता है इसका इतिहास। और किसी काम को करने से पहले पहले उसका इतिहास जानना अति आवश्यक होता है। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के माध्यम से आए थे। जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो के ओनली व्यापार करने के माध्यम से आए थे, उनका कोई शासन करने का इरादा नहीं था, वो केवल व्यापारी बन करके ही आए थे। और यह महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए थे। कंपनी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। क्योंकि 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध वो महत्वपूर्ण साबित हुए थे अंग्रेजी शासन की नींव जमाने के लिए। क्योंकि पहले तो ये व्यापारी के रूप में थे, लेकिन जब इन्होंने वहाँ पर शासन स्थापित कर दिया तो एक शासक के रूप में भी वो उस जगह से विकसित हो गए। कहें तो वो बक्सर का और प्लासी का युद्ध एक तरह से इनके लिए नींव का काम किया। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया था। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा था। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही यह भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई थी। तब जैसे ही स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया था। ये सभी को मालूम होगा। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गईं, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई है, जो आपके सामने है। ये दो शीर्षक हैं। नंबर 1 है कंपनी का शासन,
जो ये शासन है 1773 से 1858 तक चला था। और दूसरा शीर्षक है सम्राट का शासन। ये ठीक कंपनी के शासन को समाप्त होने के बाद 1858 से 1947 तक चला था, यानी भारत की स्वतंत्रता तक। तो पहले कंपनी के शासन को देखते हैं 1773 से 1858 तक। इसमें भेजा गया सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके कुछ प्रावधान थे जो आपके सामने दिए गए हैं, उनको भी देखेंगे। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं आपके सामने जो निम्न प्रकार हैं कि पहली विशेषता थी इसकी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, क्योंकि पहले बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखना 1772 से 1785 तक रहा था वो। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। दूसरी विशेषता थी 1773 की कि इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इसके द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, और पहले वो सभी अलग अलग थे, किसी पर किसी का कोई अधिकार नहीं था। और इसकी तीसरी विशेषता थी कि अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चलो बता सको तो बताओ कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, फिर मैं बता दूंगा आपको। चलो मैं बताता हूँ कि मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे लॉर्ड एलिजाइम्पे, और अन्य न्यायाधीशों में एक थे लॉर्ड हाइड, दूसरे थे लॉर्ड चैम्बर्स, और तीसरे थे लॉर्ड लेमेस्टर। इसकी चौथी विशेषता थी 1773 के एक्ट की कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। और पांचवी विशेषता थी, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। इसके बाद भेजा गया था 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम यानी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। 1773 के एक्ट में जो कमियां लगी थी उनको संशोधित करने के लिए 1781 का एक्ट भेजा गया था। तो इसकी विशेषताएं थी, इसकी विशेषताएं बताने से पहले कुछ बताता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इस कानून की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं जो आपके सामने हैं। इसकी पहली विशेषता थी कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया था। इसके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया था। और दूसरी विशेषता थी इसकी कि 1781 के एक्ट की कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया था। और तीसरी विशेषता थी इसकी कि इस कानून द्वारा कलकत्ता, आज का कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के
अंतर्गत कर दिया गया था। इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के बाद यह मामले तय करेगा। और इसकी चौथी विशेषता थी कि कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई थी कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। और 1781 की एक और पांचवी विशेषता थी कि इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों यानी प्रोविंशियल कोर्ट एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। 1781 के बाद भेजा गया था 1786 का अधिनियम यानी एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगें रखी थी। उसकी पहली मांग थी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अदबावी करने तथा न मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, क्योंकि वह सम्मानित व्यक्ति था, सब तरह से योग्य था। तो उसकी बातें ये सभी मान ली गईं। उसको सैन्य शक्तियों के साथ साथ प्रशासनिक शक्तियां भी दी गईं। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून के प्रावधान में जोड़ दिया गया। 1793 का चार्टर कानून यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं आपके सामने हैं। 1793 के चार्टर की पहली विशेषता है इसकी कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया था। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की थी। तीसरी विशेषता थी इसकी इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था, यानी 1873 तक एकाधिकार बढ़ा दिया था। और कोई यूरोपीय देश या यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी 1813 तक। इसकी चौथी विशेषता थी कि इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, बशर्ते कि उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसकी पांचवी विशेषता थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। यह था 1793 का चार्टर कानून। इसके बाद भेजा गया था 1813 का चार्टर यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसकी पहली विशेषता, इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी और भी ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती हैं। यूँ कहें कि भारत व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को बहाल रखा। उसका एकाधिकार ब्रिटिश कंपनी के ही पास रहा, बाकी सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने भारत में 1813 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इसकी चौथी विशेषता थी कि इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। और इसकी पांचवी विशेषता थी कि इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया था। कर भुगतान नहीं करने पर दंड का भी प्रावधान किया था। और इसके बाद 1813 के
बाद तो 1833 का आएगा, लेकिन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया था। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया था। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ हो गई थी। और इसकी तीसरी विशेषता थी 1784 की बोर्ड की नियंत्रण बोर्ड को नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसके बाद भेजा गया था 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश सरकार के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं आपके सामने दी गई हैं, जिन विशेषताओं में पहली विशेषता थी, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। बताओ भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? चलो मैं आपके सामने ऑप्शन बताता हूँ। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कैनिंग या फिर माउंटबेटन। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कितना पता है आपको। चलो मैं बताता हूँ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद बना था भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पहला वायसराय था कैनिंग, याद रखना, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसकी दूसरी विशेषता थी कि इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया था। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। याद रखना, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून और बाद में इस कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। इसकी तीसरी विशेषता थी 1833 के अधिनियम की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। इसका चौथी विशेषता थी 1833 की कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया था। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को जल्दी समाप्त कर दिया गया। 1853 का इसके बाद आया 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1857 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं आपके सामने दी गई हैं, जिनमें पहली विशेषता थी, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। याद रखना, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अलग अलग किया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे पार्षदों में इसने गवर्नर जनरल के लिए
नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थीं। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसकी दूसरी विशेषता थी आपके सामने कि इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार ब्रिटिश सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया था। इस प्रकार ब्रिटिश सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई थी और इसके लिए 1854 में यानी भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसकी तीसरी विशेषता में इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार कर दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। और इसकी चौथी विशेषता थी कि इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। यहीं पर समाप्त होता है ताज का शासन, वो कंपनी का शासन, और स्टार्ट होता है ताज का शासन। क्योंकि ताज का शासन 1858 से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 तक चलेगा। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। कंपनी के शासन को जाना, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज करना, अच्छे से याद हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बताना, बुरी लगी हो तो बताना, कोई कमी हो तो बताना। अगर कोई कुछ भी अपने माइंड में कुछ अलग से चल रहा हो तो वो भी बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इन इन सभी से मेरा मोटिवेशन ही होता है, मोटिवेट होता हूँ मैं। जैसे आप कहते हैं लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मेरे अंदर जोश आएगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो यहीं से आपके सामने कल क्लास लेकर के आऊँगा, उसमें पढ़ेंगे ताज का शासन, और कोशिश करूँगा कि कल लंबी से लंबी क्लास हो। आज तो थोड़ी शॉर्ट ही रखता हूँ कि मुझे कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपको भी मज़ा आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय।